सो थर्मोडायनेमिक पार्ट 2 में हम लोग आज 4 टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में और उसको समझेंगे डिटेल्ड में। साथ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को दोबारा यहाँ समझना है। इससे पहले थर्मल वाले चैप्टर में तो बताया ही था, अभी यहाँ एक नया वर्जन आ रहा है, थोड़ी और डिटेलिंग उसकी हम लोग यहाँ जानेंगे। साथ में प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स जो दोनों हैं सीपी और सीवी, उसके बारे में जानेंगे और उसका एक स्पेशल रिलेशन मेयर्स फार्मूला उसको यहाँ पढ़ेंगे। इन तीनों के बाद थर्मोडायनेमिक के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, लाइक आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है या फिर इंटायर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इन चारों पांचों के बारे में डिस्कशन होगी। तो ये है आज का कंटेंट जो हमें डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के साथ, जानेंगे कि ये क्या है और इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत ही आसान सा एक लॉ जिसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं, काफ़ी यूजफुल और काफ़ी काम का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी ही बेसिक सी बात है कि मान लिया किसी सिस्टम को आपने कुछ हीट की सप्लाई करी। When some amount of heat is supplied to the system which is capable to do some work, then amount of heat supplied to the system is equal to the sum of work done by that system and amount of change in internal energy of the system. This is a simple definition. क्या कहता है? सपोज 100 जूल की एनर्जी आपने दी किसी को और उस 100 जूल से उसने 20 जूल का काम कर लिया, तो बाकी 80 जूल कहाँ जाने वाला है? खुद खाने वाला है। यानी कि वो 80 जूल से उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज आ जाएगा। यानी सिंपल है, अगर किसी बॉडी ने 50 जूल का काम किया 50 जूल और 30 जूल की उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ, तो 50 + 30 यानी ओवरऑल उस सिस्टम को 80 जूल की एनर्जी सप्लाई हुई है। सिंपल सी कहानी है। तो हीट सप्लाई, मान लिया उस हीट को आप कहो डेल्टा क्यू, मान लो डेल्टा का मतलब यहाँ चेंज से है या सप्लाई से है। मान लिया किसी सिस्टम को, ये एक सिस्टम है, इसको हमने जो सप्लाई किया वो डेल्टा क्यू है, तो इस डेल्टा क्यू को ये कहाँ खर्च करने वाला है? सबसे पहले इससे वो कुछ काम करने वाला है, यानी कि कुछ वर्क डन करेगा। आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं और डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, और जो बचेगा वो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, उसको आप डेल्टा यू मान लो। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। कई बार केमिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ साइन कन्वेंशन में हल्का सा चेंज होता है डब्ल्यू में, वर्क डन बाई द सिस्टम को नेगेटिव लेते हो, तो अगर आप इसको नेगेटिव ले लोगे बाई द सिस्टम, तो ये नेगेटिव यहाँ आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, ऐसा कुछ देखने को मिलता है केमिस्ट्री में। बस फर्क ये है कि जो इसको हमने फिलहाल प्लस माना है, इसको केमिस्ट्री में माइनस मानोगे, माइनस मानते ही ये लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगा और ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये डिपेंड्स कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो फिजिक्स में लेकिन क्योंकि हमें मतलब है वर्कडन से, हमें यहाँ वर्कडन कराना है, इसीलिए हम फिलहाल इसको अलग, थोड़ा अलग कन्वेंशन मान करके चल रहे हैं, अलग फ्रेम से देख रहे हैं। तो यहाँ फिजिक्स में आप इसको ध्यान रखेंगे और वर्कडन बाय द सिस्टम को यहाँ आपको पॉजिटिव ले लेना है। बात एक ही है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको पॉजिटिव मान लेना है, और बाकी क्यू सप्लाइड आपको पता है ये पॉजिटिव लेना है, और यू चेंज इन अगर इंक्रीज हो रहा है, या फिर सिग्निफिकेंस क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव लेनी है, टेम्परेचर घट रहा है, इसका एनर्जी बाहर गई है तो आपको माइनस में लेना है। थोड़ी और बात करूँगा मैं, अभी वरी नहीं होना है। अभी तो ये बेसिक डेफिनेशन और ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपने ये स्टेटमेंट पढ़ ली, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ ली, इस एक्सप्रेशन को नोट कर लिया और ध्यान कर लिया। अब इसके रिगार्डिंग कुछ नोट पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ लिखता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले नोट पॉइंट्स ज़रूरी हैं। ओके, तो फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये जो भी क्वांटिटीज़ हैं इनकी यूनिट सेम होगी ऑलवेज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू यूनिट सेम होगी तभी तो ऐड की जा सकती है, और ये ऑब्वियस बराबर इसके यूनिट के होगी, और पहले से भी आप जानते हैं इनकी यूनिट सेम है, तो सेम यूनिट पे आप वर्क करेंगे। ये नहीं कि किसी को MKS में ले रहे हैं, किसी को CGS में, वाइल प्रोसेसिंग तीनों की डायमेंशन चेक कर लेनी है। साइन कन्वेंशन की जहाँ तक बात है, वहाँ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, लेकिन एक बार रिकॉल करा दो। हीट गिवन टू द सिस्टम को पॉजिटिव लेना है, और हीट जब बाहर निकलता है तो टेकन आउट ऑफ द सिस्टम को नेगेटिव लेना है। वर्क डन बाई द सिस्टम को
पॉजिटिव लेना है और ऑन द सिस्टम को नेगेटिव लेना है, केमिस्ट्री से उल्टा। और इंटरनल एनर्जी को जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव और डिक्रीज होगी तो नेगेटिव। साथ में एक और बात ध्यान रखेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सिग्निफिकेंस है इंटरनल एनर्जी बढ़ने का, तो टेम्परेचर राइज का मतलब पॉजिटिव, टेम्परेचर डाउन का मतलब नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये रही साइन कन्वेंशन की बात। इसके अलावा डी आप जानते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट में कि पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इस वाली स्टेटमेंट का आपको खासा ध्यान रखना है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये रही डी के बारे में खास बात। तो डी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो सारी एनर्जी डी के इक्विवेलेंट मानी जा सकती है, यानी डी को आप ऑलवेज NCV/dt के बराबर लिख सकते हैं, खासकर आइडियल के लिए। नॉन आइडियल हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम में ही ये फॉर्मूला काम करेगा। हालांकि आपको CV का बहुत आइडिया नहीं है तो आगे बताऊंगा तो फिर समझाऊंगा। फिलहाल फोर्थ स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। DQ DW इनिशियल और फाइनल पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में पाथ पे भी डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ पाथ चूज कर लिया, इनिशियल और फाइनल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन साथ में पाथ पे भी डिपेंड करता है। इसी पांचवा पॉइंट है कि मेल्टिंग प्रोसेस में यूजुअली डेल्टा भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। वॉल्यूम का चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हो, इसलिए जो भी हीट सप्लाई मानी जाती है वो इंटरनल एनर्जी की चेंज में मान ली जाती है कि इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर है, वर्क डन 0 माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ मेल्टिंग प्रोसेस में, बॉइलिंग में ऐसा नहीं है। बॉइलिंग में वॉल्यूम का चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो आप वहाँ डेल्टा V को इग्नोर नहीं करते, वहाँ कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन एनर्जी सप्लाई वर्क डन में खर्च हो जाता है। तो ये DQ DU के बराबर सिर्फ मेल्टिंग प्रोसेस में ही होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 to 5 आपके नोट पॉइंट्स हैं फर्स्ट लॉ में जिसको आपको ध्यान रखना है। तो बस काम की चीज़ इससे न्यूमेरिकल्स हैं। इसका डिफरेंशियल फॉर्म आप इसको ऐसे लिख सकते हो, DQ = DW +++ DU। आप एक और काम कर सकते हैं, DW को आप जानते ही हैं, फोर्स इंटू dx F.dx, और F को आप लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, और एरिया इंटू dx को वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली DW को आप चाहें तो P.dV भी लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। सो ओवरऑल ये स्टेटमेंट यानी फर्स्ट लॉ ऐसे भी लिखा जा सकता है, DU = PdV और प्लस DU यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में भी आपको याद रखना है। तो दोनों ही फॉर्मेट में, इसमें याद रखिए या उसी को डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे याद रखिए, या फिर उसको P.dV के फॉर्म में याद रखिए। आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप आपको फर्स्ट लॉ पता लगा। इससे एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाए, और क्योंकि डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइए। आइए एक क्वेश्चन देखिए। एक मेटल है 1 किलोग्राम का, 20 डिग्री सेल्सियस इसका इनिशियल टेम्परेचर है, और इसको 20,000 जूल 20 किलो जूल सप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि 20,000 जूल सप्लाई करने से इस मेटल में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आएगा और वर्क डन कितना होगा। ये दोनों चीज़ें निकालनी है। वैसे तो ये IIT का क्वेश्चन है लेकिन पुराना है, 2005 का। इससे आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा। इस मेटल की कुछ प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, जैसे इसकी स्पेसिफिक हीट पता है, इसकी डेंसिटी गिवन है, इसका गामा यानी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गिवन है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर में ये काम हो रहा है तो वो प्रेशर 10⁵ ले लेना है। वैसे तो 1.013 × 10⁵ होता है, लेकिन फिलहाल आप 10⁵ ले लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, या फिर जो भी प्रेशर है वो 10⁵ ले लेना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बताइए। अब आप खुद सोचिए। सबसे पहले तो वर्क डन निकालिए। वर्क डन का फॉर्मूला होता है P∆V यानी प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर तो 10⁵ ले लेंगे, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा कि वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ है। अब वॉल्यूम को निकालने के लिए ∆V, अगर हम लोग ∆V पे वर्कआउट करें तो आपको पता है इनिशियल वॉल्यूम V0 और इंटू गामा इंटू ∆T। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से आपने फार्मूला याद किया हुआ है कि चेंज इन वॉल्यूम इनिशियल और टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और गामा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दिया हुआ है। अब गामा आपको गिवन है और
वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वी नॉट का फार्मूला हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। मास कितना है? 1 किलोग्राम। डेंसिटी कितनी है? 9000, तो 1/9000 मीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। तो चलो हमारे पास वी नॉट भी आ गया, गामा भी गिवन है। प्रॉब्लम है डेल्टा की टी की कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है। 20,000 जूल सप्लाई करने के बाद चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, तो आपको चेंज इन टेम्परेचर भी निकालना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि Q का फार्मूला होता है mc डेल्टा टी, तो यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं Q/m टाइम्स ऑफ C से। Q है 20,000 जूल आपने जो सप्लाई किया हुआ है। मास अगर आप देखेंगे तो ये है 1, और स्पेसिफिक हीट कितनी है? तो स्पेसिफिक हीट है 400, तो आपने यहाँ रख देना है 400। सब कुछ SI में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 00 से 00 काटा, 4 से काटा 50, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? तो 50 डिग्री। ये चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ आ जाती है। सो चेंज इन टेम्परेचर पता लग गया हमारे को कि 50 डिग्री है, ये 50। अब इन तीनों को यहाँ प्लेस कर देंगे डेल्टा टी को, तो डेल्टा वी की वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू यहाँ से निकली है 1/9000, और गामा की वैल्यू प्रॉब्ली यहाँ दिया हुआ है 9 × 10⁵। आप इसको लगा लेंगे 10⁻⁻5, एंड डेल्टा टी की वैल्यू आप सिंपली 50 पुट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से है। ओवरऑल सारी वैल्यूज पुट हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ 1 9 से 1 9 आप डिडक्ट कर सकते हैं 1, ये 10⁻³ यहाँ आ जाएगा, यानी डेल्टा वी की वैल्यू 50 × 10⁻, ये 3 और ये 5 -8 आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं 5 × 10⁻⁻7। ये चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला आ गया जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हुई कि वॉल्यूम कैसे निकालना। फिर सोचिए वर्क डन के लिए P डेल्टा V, प्रेशर गिवन ही था, बस डेल्टा V के लिए अपने को ये फार्मूला वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से पता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, और डेल्टा T के लिए थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, और इससे डेल्टा T आ जाएगा स्पेसिफिक हीट वाले रिलेशन से, और उसको पुट करेंगे तो ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे ही चेंज इन वॉल्यूम आया, अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब क्या करना है? वर्क डन का को P डेल्टा V कर लेना है। P कितना है? तो 10⁵ प्लस में, और इंटू 5 × 10⁻⁻7। अब आपको पता ही है कि 5 एज इट इज रहेगा, 7 में से 5 चला गया, यानी बचा 10⁻²। ये वर्क डन हो गया, यानी जूल में। अब जो ये वर्क डन आया है, उस वर्क डन को आप, यही आपसे पूछा गया था कि वर्क डन बताइए, और टोटल में से ये वाला एनर्जी माइनस करेंगे तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। आई होप आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब था कि आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक बार फिर देख लीजिए, वैसे तो सारी कैलकुलेशन सही है, आप एक बार फिर भी देख लीजिए। डेल्टा भी निकालना रखना है, और टेम्परेचर निकाल करके यहाँ पुट करना है, और फिर 5 × 10⁻² जूल आ गया वर्क डन। आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू, अगर आप 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 जूल की वर्क डन यहाँ हो रही है। यानी कि इस मेटल में 20,000 जूल में से सिर्फ इतना ही काम हुआ है, किसमें? वर्क डन में। अगर आपसे इंटरनल एनर्जी पूछी जाए कि इंटरनल एनर्जी बताइए, तो आप आसानी से इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं। डेल्टा Q इज इक्वल्स टू कितना है? तो W + डेल्टा U। तो डेल्टा U का फार्मूला कितना हो जाएगा? डेल्टा Q माइनस वर्क डन। अब डेल्टा Q कितना था? कितना सप्लाई करा आपने? 20,000 माइनस 0.05 जूल, तो आपको पता ही है 199.995 करके लास्ट में आ जाएगा। यानी देखा जाए तो 19,000, 20,000 में से हार्डली 0.05 आपको माइनस करना है। अगर आप माइनस करेंगे तो आपको पता ही है कि लास्ट में सिर्फ बचेगा 0.95 ये 0.05 माइनस होगा तो 14 टाइम्स 9.95 जूल की ओवरऑल हाँ। तो आई होप आपको समझ आया कि इतने जूल की इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, यानी मोस्ट ऑफ एनर्जी जो होगी वो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ वाले क्वेश्चन में
कुछ Q इज इक्वल टू MST काम आता है, जहाँ वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा वहाँ एक्सपेंशन वाले फार्मूलाज काम आएंगे। तो ऐसा नहीं सिर्फ इन्हीं पे डायरेक्ट है, कुछ कुछ चीज़ें और लिंक होके यहाँ आएंगी। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, टेम्परेचर चेंज, ये सब बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हुई। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये रहा फर्स्ट लॉ और उसका एक एग्जाम्पल जो आपने समझा। अब वक्त है स्पेसिफिक हीट को वापस रिकॉल करने का। तीनों चैप्टर में स्पेसिफिक हीट पढ़ना है, थर्मल, थर्मोडायनेमिक्स और केटी। थर्मल में हमने स्पेसिफिक हीट का इंट्रोडक्शन समझा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाई 1 डिग्री। अब स्पेसिफिक हीट को वापस से पढ़ना है। यहाँ कुछ नया पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट के 2 स्पेशल फॉर्मेट CP और CV यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये नया है थर्मोडायनेमिक्स में, स्पेसिफिक हीट को रिकॉल करना। जब थर्ड आएगा तो उसमें कुछ और चीज़ें होंगी, उसमें रेशियोज होंगे, मोनो, डाई, ट्राई, उनके बारे में चर्चाएँ होंगी और अलग अलग बातें भी होंगी। तो खैर, मुद्दे की बात यहाँ ये है कि स्पेसिफिक हीट और मेयर्स फार्मूला, ये दोनों बातें यहाँ जाननी है। तो आइए सबसे पहले रिकॉल करते हैं स्पेसिफिक हीट को एक बार और जानते हैं कि यहाँ क्या स्पेशल है। आइए स्पेसिफिक हीट की चर्चा करते हैं। देखिए नया क्या है। एक बात तो आपने पढ़ी हुई है पहले से कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री ऑफ ए यूनिट मास सब्सटेंस, यानी जब मास 1 किलोग्राम हो और चेंज इन टेम्परेचर 1 हो, 1 डिग्री का चेंज करना है, उस वक्त जो Q होगी वो C के बराबर होगी। यानी इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री ऑफ ए यूनिट मास सब्सटेंस। बेसिक डेफिनेशन आपको पता है। यहाँ इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ लिमिट के बारे में कि लिमिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या है, जिसमें 3-4 बातें पढ़ेंगे आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दूसरी आप यहाँ पढ़ने वाले हैं 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट CP और CV के बारे में, और तीसरा उनका आपस का रिलेशन पढ़ने वाले हैं। यही 3 चीज़ें यहाँ काम की हैं, जिसमें से पहला है लिमिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। इस लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट का ये मतलब है कि जैसे मान लिया किसी मेटल की स्पेसिफिक हीट 1 है, या फिर वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी है पर ग्राम। अगर 1 डिग्री चेंज करना चाहते हैं तो आपको 1 कैलोरी की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। आपको पता है 1 है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या स्पेसिफिक हीट किसी का 0 भी हो सकता है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन हीट दी ही नहीं आपने। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप हीट देते जा रहे हो और टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या स्पेसिफिक हीट नेगेटिव भी हो सकती है, क्या स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव भी हो सकती है। यानी 4 वैल्यूज के रिगार्डिंग डिस्कशन है, किसी की वैल्यू 0 कब, इनफाइनाइट कब, पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब। चारों बड़ा ही स्पेशल केस है। इसीलिए सबसे पहली चर्चा 2 में से पहला मतलब 3 ओवरऑल लिमिट, दूसरी बात क्या कही CP एंड CV, और तीसरी जो इनका आपस का रिलेशन है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये 3 बातें मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिमिट में 0, इनफाइनाइट, प्लस और माइनस का केस एक बार समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब सबसे पहली चर्चा करते हैं फर्स्ट केस की यहाँ, कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को बिना टेम्परेचर, बिना हीट के सप्लाई करे। C 0 का मतलब तो यही हुआ कि Q 0 है और टेम्परेचर का चेंज हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को बिना हीट दिए उसका टेम्परेचर राइज हो जाए? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सोचिए। तो आंसर इज यस। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर किसी गैस को सडनली कंप्रेस कर दिया जाए, कंप्रेशन। अब आपको पता है कि कंप्रेशन से आपने बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं करी, लेकिन कंप्रेशन की वजह से उनका रैंडम कोलिजन बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। तो सबसे पहली चीज ये है, जब कोई भी गैस, व्हेन ए गैस इज सडन कंप्रेस्ड, आप ध्यान रखेंगे सडन क्या किया गया, तो आंसर इज कंप्रेस्ड कर दिया गया। जैसे ही आप कंप्रेस करेंगे उस वक्त आपने Q की सप्लाई करी 0, इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैसी होगी 0। यानी टेम्परेचर को बढ़ाने का तरीका, जब किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो आप महसूस करेंगे वो गर्म हो जाता है, क्योंकि रैंडम कोलिजन बढ़ गई, वहां से हीटअप हो जाएगा, कई बार एनर्जी रिलीज होने लग जाएगी, या कई बार क्या होगा कि गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। ऐसे ही जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो गैस कूल हो जाती है।
ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आपने किसी चीज़ को टेम्परेचर राइज कर दिया बिना हीट की सप्लाई करे कंप्रेशन के थ्रू, यानी यहाँ स्पेसिफिक हीट कैसा रहा, 0। ऑलवेज ध्यान रखना है, ये फर्स्ट पॉइंट है। एक बार हटाता हूँ इन सबको और सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट डिस्कस करता हूँ। सो पहली बातचीत थी C0, जब आपने गैस को सडन कंप्रेस कर दिया बिना हीट दिए ही टेम्परेचर राइज हो गया तो देना ही नहीं पड़ा, Q0 है यानी स्पेसिफिक हीट 0। इनफाइनाइट का क्या मतलब है? इनफाइनाइट का मतलब है मान लिया आपने किसी को हीट सप्लाई करी और सप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ने वाला था, लेकिन आपने उसको एक्सपेंड करने को छोड़ दिया, वो एक्सपेंशन होने लग गया। अब एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर फॉल होता है। अब अगर दोनों इक्वल हैं, राइज हीट की वजह से राइज, फॉल की वजह से मतलब हीट की वजह से जो राइज है वो एक्सपेंशन की वजह से होने वाले फॉल के ठीक बराबर हो जाए तो टेम्परेचर राइज ही नहीं होगा। आप हीट देते चले जाएंगे और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे केस में स्पेसिफिक हीट को इनफाइनाइट माना जाएगा। इनफाइनाइट तक देंगे तब जाके कहीं होगा। और भी जगह हैं जहाँ हीट सप्लाई की जाती है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जैसे कि मेल्टिंग का प्रोसेस, जैसे कि स्टेट चेंज का प्रोसेस। जब भी स्टेट चेंज हो रहा होता है तो आप जो भी हीट देते हैं वो उसकी इंटरनल एनर्जी में होता है, उससे कोई भी अगर देखा जाए तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। तो ये भी दोनों एग्जाम्पल हैं इसके, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी ये वाला मेन एग्जाम्पल है कि राइज ड्यू टू हीट इफ इज इक्वल टू फॉल ड्यू टू, ये फॉल है, फॉल ड्यू टू एक्सपेंशन, अगर ये बराबर है तो स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी से दो केसेस और बन सकते हैं। मान लिया हीट की वजह से राइज और फॉल अगर देखा जाए तो जो भी राइज इन टेम्परेचर है वो अगर ग्रेटर है फॉल से, यानी फॉल ड्यू टू एक्सपेंशन से, आप समझिए इस बात को। मतलब 2 डिग्री का राइज हुआ, आपने कुछ हीट दी और 2 डिग्री का राइज हुआ और 1 डिग्री फॉल हो गया, तब भी फाइनली 1 डिग्री का तो अप देखने को मिल रहा है, 1 डिग्री अप है। अगर 1 डिग्री अप है हीट देने से, मान लो आपने 100 जूल की एनर्जी दी और 2 डिग्री राइज हुआ, 1 डिग्री फॉल हो गया, तो 2 - 1 अभी भी 1 डिग्री अप है, यानी 100 जूल की एनर्जी देने से 1 डिग्री पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ा है। तो ऐसे में स्पेसिफिक हीट को कहते हैं पॉजिटिव स्पेसिफिक हीट। पॉजिटिव मतलब आपने 100 जूल दिया और 1 डिग्री चेंज देखने को मिला, हालांकि होना 2 डिग्री चाहिए था लेकिन फॉल की वजह से 1 माइनस हो गया, तो अभी भी 1 डिग्री देखने को मिल रहा है। इसलिए ऐसे में स्पेसिफिक हीट क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव कहा जाएगा। लेकिन फोर्थ केस में अगर सोचिए, राइज इन टेम्परेचर जो है अगर वो कम है किससे? फॉल से, फॉल वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो एक्सपेंशन की वजह से जो फॉल हो रहा है वो ज़्यादा है, तो ऐसे में स्पेसिफिक हीट नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव मतलब, नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है आपने किसी को गर्म किया, मतलब मान लिया चूल्हे पे आपने किसी चीज़ को रखा और आपने चूल्हा जला दिया और वो ठंडा होता चला जा रहा है। क्या है सभी पॉसिबल है? आपने तो हीट दिया, वो ठंडा कैसे हो गया? नेगेटिव में, इसको कहते हैं नेगेटिव में चले जाना, यानी स्पेसिफिक हीट नेगेटिव में चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर आपने जैसे मान लिया 100 जूल दिया, 100 जूल से 2 डिग्री राइज होना था और 4 डिग्री फॉल हो गया एक्सपेंशन की वजह से, आपने उसको सडन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, ठंडा हो गया वो। अब जैसे ही वो ठंडा, मान लीजिए 4 डिग्री, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 डिग्री का फॉल हुआ है, यानी हीट देने के बाद भी टेम्परेचर फॉल हुआ है। इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट का नेगेटिव में जाना। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, इनफाइनाइट और ज़ीरो, ये चारों केसेस आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो आई होप आपको समझ आया। इसकी आप खुद के ब्रेन में इसके रीएनालिसिस कर लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको क्लियर है ये बातें। अब बात करेंगे 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स की। ये तो रहा जो कंडीशंस की बात की थी, जो लिमिटेशंस की बात की थी। आइए प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के बारे में बताता हूँ। आइए चर्चा करते हैं 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स की। एक है एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको कहते हैं Cp, और एक दूसरा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। यानी स्पेसिफिक हीट, यानी जब आप किसी गैस को या किसी भी सब्सटेंस को गर्म कर रहे हो, खासकर गैस को, तो आप 2 कंडीशन से, एक में प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो, और फिर आप हीट को ट्रेस कर रहे हो कि कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है 1 डिग्री का चेंज करने के लिए।
तो इन्हीं दोनों का आपने Cp और Cv नाम दिया हुआ है, जिनको पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि Cp Cv क्या है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मोलर का नाम है तो 1 मोल, मास का है तो 1 किलोग्राम, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ गैस टू चेंज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसी को हमने Cp Cv कहा हुआ है। इनकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि Cp की वैल्यू Cv से हमेशा बड़ी होती है। क्यों भाई? प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा हीट क्यों लग रहा है? सोचिए, अगर किसी कंटेनर में गैस है, इसको आप दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला तरीका बड़ा सिंपल है, किसी गैस को आपने गर्म किया, अब गर्म करते उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आपने क्या किया, उसको क्लोज नहीं किया, उसको एक्सपेंशन अलाउ कर दी। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट रहना है तो जाहिर है वो एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंशन की वजह से गैस थोड़ी ठंडी होती है तो टेम्परेचर का राइज नहीं हो पाएगा, मतलब धीरे धीरे, क्योंकि एक्सपेंशन, प्रेशर कांस्टेंट रहने का मतलब एक्सपेंशन की वजह से मतलब डाउन, तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, एक्सपेंशन की वजह से घट रहा था, तो अल्टीमेटली राइज हुआ कम। यानी अगर 1 डिग्री का राइज करना होगा तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा ताकि वो ओवरकम कर सके एक्सपेंशन से डिक्रीज को। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो जरा से हीट देंगे, उसी में रैंडम कोलिजन बढ़ जाएगा और फटाफट टेम्परेचर राइज हो जाएगा। समझ आया कॉन्सेप्ट वाली बात? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपने पैक कर दिया, पैक करते जैसे प्रेशर कुकर में होता है, आपने जरा से भी हीट देंगे तो टेम्परेचर फटाफट चेंज हो जाएगा। यानी Cv में हीट की रिक्वायरमेंट कम होगी, यहाँ हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसीलिए कहा जा रहा है Cp इज ग्रेटर देन Cv। दूसरी लॉजिक एक और भी है। Q का फार्मूला क्या होता है? W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये टेम्परेचर के चेंज को सिग्निफाई कर रहा है। तो वॉल्यूम का कांस्टेंट में वर्क डन 0 हुआ, तो सारा का सारा जब वर्क डन 0 हो गया तो जो भी हीट सप्लाई करोगे वो टेम्परेचर चेंज कर देगा। इंटरनल एनर्जी का मतलब टेम्परेचर। तो अगर 1 डिग्री का चेंज करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसमें आएगा, तो इसकी कम अमाउंट लगेगी। लेकिन Cp के अंदर कुछ अमाउंट वर्क डन में खर्च हो जाएगा क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है, जो बाकी बचेगा उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब आपको Q भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा देने का मतलब Cp ज़्यादा होगी क्योंकि Q Cp को सिग्निफाई करता है। अमाउंट ऑफ हीट ही तो है Cp, जितनी रिक्वायरमेंट है 1 डिग्री के चेंज के लिए। तो क्योंकि यहाँ प्रेशर में कुछ वर्क डन में भी खर्च हो जा रहा है, इसीलिए आपको वर्क डन वाला अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि Cp ग्रेटर है Cv से। तो ये दोनों लॉजिक आपको ध्यान रखना है, कॉमन सेंस से और मैथमेटिक्स से, दोनों बातें हर हाल में आप ध्यान रखेंगे कि Cp Cv से बड़ा होता है। तो ये बात पता लगी। एक और बात आप यहाँ ध्यान रखिए, Cp और Cv का एक रेशियो है जिसको बड़ा पॉपुलर रेशियो है, जिसको गामा कहते हैं। गामा, इसे आप रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कहते हैं, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसके दो नाम और हैं, एक लेप्लेस कॉफिशिएंट भी कहते हैं। लेप्लेस कॉफिशिएंट, ये आप वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब लेप्लेस ने एडियाबेटिक की कंडीशन बताई थी कि साउंड एडियाबेटिकली ट्रांसफर करता है, वो सब बातें लेप्लेस देने वाले थे, उन्होंने एडियाबेटिकली इसको रिजॉल्व किया। तो इस गामा को हम लोग लेप्लेस कॉफिशिएंट भी कहते हैं सॉरी। एंड लेप्लेस कॉफिशिएंट के साथ साथ इसको कई बार हम लोग एडियाबेटिक इंडेक्स भी कहते हैं। एडियाबेटिक इंडेक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप, अभी मैंने प्रोसेस नहीं बताया, लेकिन जब मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा तो चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल की होगी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन एडियाबेटिक की जब बात आएगी तो यहाँ वी की पावर गामा आ जाएगा। तो क्योंकि ये गामा एडियाबेटिक प्रोसेस को शो कर रहा है, इसलिए इस गामा का नाम एडियाबेटिक इंडेक्स भी रख दिया गया है। तो ये तीनों नाम है, चाहे तो लेप्लेस कॉफिशिएंट कहिए, चाहे एडियाबेटिक इंडेक्स कहिए, चाहे रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कहिए। साथ में अगर Cp Cv से ऑलवेज बड़ा है तो गामा हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो गामा की वैल्यू कैसी आएगी? 1 से बड़ी। ध्यान रखेंगे ये गामा एटॉमिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि गैस मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है। तो गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये अगले चैप्टर में आएगा, थर्ड पार्ट में।
थर्मोडायनेमिक्स पर जब काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें गामा की वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे, तो वहाँ इसकी मेजर चर्चा होगी। यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा रखनी है, गामा की नॉर्मल वैल्यू हमें रिकॉल कर लेनी है। बाकी फाइनली गामा पे रिसर्च हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये CP CV क्लियर हुआ, CP ग्रेटर देन CV क्लियर हुआ, इसका रेशियो पता लगा गामा, और गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और ये भी पता लगा कि गामा की वैल्यू एटॉमिसिटी पर डिपेंड करेगा कि वो मोनो है, डाई है, ट्राई है, कैसी गैस है, क्या स्ट्रक्चर है। तो ये रहा ओवरऑल स्पेसिफिक हीट, दोनों प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स के बारे में आपको एक जानकारी मिली। साथ में इसका एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन है CP - CV = R, जिसको आप मेयर्स फार्मूला कहते हो। केमिस्ट्री में भी जानना है और यहाँ भी जानना है, एक बार फटाफट उसको भी जरा देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट रिलेशन मेयर्स फार्मूला, जिसको आप कहते हो CP - CV = R। वैसे तो ये रिलेशन याद रखना है और याद रहता भी है क्योंकि काफ़ी आसान रिलेशन है। अगर कभी प्रूफ करने की बात आती है तो आप बस ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से Q = W, डेल्टा Q = W + PdV आपने पढ़ाई है। PdV, यहाँ dQ लिख देता हूँ मैं, यानी जो भी हीट सप्लाई होगी वो W और PdV में खर्च होगी। ये कहाँ से आया? तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये हमें पता है। अब क्या है, अगर आप इसी रिलेशन को टेम्परेचर से डिवाइड कर दो dQ/dt, यहाँ भी कर दो dt, आपको पता ही है, और यहाँ भी कर दो आप dt, तो इस रिलेशन को आप कुछ कुछ तरीक़ों से ध्यान रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो यहाँ मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूँ हल्का सा, यहाँ PdV हो गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ W + dQ = W + चेंज इन इंटरनल एनर्जी था, और इस वर्क डन को आप P.dV लिख सकते हैं, चाहे तो P.dV लिख सकते हैं। तो डेल्टा T, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी लिखते वक्त, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे डेल्टा U लिखना था। तो खैर W + डेल्टा U = dQ। मान लिया मैंने इस रिलेशन को टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने से हुआ क्या, देखिए बड़ी खूबसूरत सी कहानी आएगी। जब आप जानते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन तो हो जाएगा 0, वर्क डन होगा ही नहीं क्योंकि वर्क डन का फार्मूला ही P.dV होता है, तो वर्क डन हो जाएगा 0। ऐसे में जो भी आप Q देंगे वो सारा का सारा Q डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। समझिए इसको, जो भी आप हीट की सप्लाई देंगे वो एंटायर किस में खर्च हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। W तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 है। सो अगर dQ को डेल्टा T से डिवाइड कर दें दोनों तरफ साइड dt से, तो यहाँ भी T से करना पड़ेगा, और dQ/dt को C कहते हैं स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। यहाँ यूनिट, मैं यूनिट मास या यूनिट मोल के लिए चल रहा हूँ, मान लेते हैं ये सब यूनिट मोल की कहानी है, 1 मोल के लिए किया जा रहा है। तो 1 मोल के लिए पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और क्योंकि ये इसके इक्वल तब आया है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हैं CV, यानी CV हमेशा इक्विवेलेंट होता है डेल्टा U/dt के, डेल्टा T के, या फिर du/dt के डिफरेंशियल फॉर्म में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी जहाँ भी du/dt का रिलेशन है उसकी जगह CV लिखा जा सकता है, उसकी जगह CV। जैसे आप यहाँ देखिए du/dt है तो आप इस रिलेशन की जगह चाहें तो CV लिख सकते हैं बहुत ही आराम से। दूसरी एक और बात, अगर बात कांस्टेंट प्रेशर की होगी तो प्रेशर में तो वर्क डन भी होगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, तो दोनों का सम को अगर टेम्परेचर से डिवाइड किया जाए तो इस रिलेशन जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हैं इसको CP कहा जा सकता है। यानी CP = इस पूरे इंटायर रिलेशन को CP कहा जा सकता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में, यहाँ मान लेते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये और ये दोनों हो रहा है, तो दोनों का सम CP कहा जा सकता है, दोनों का सम dQ/dt। अब बचा ये वाला रिलेशन, तो अब आप ध्यान से समझिए, PV = nRT तो आपने पढ़ाई है। अब 1 मोल की कहानी है तो यहाँ आ जाएगा 1, अगर इस T को इधर भेज दें तो P∆V/ΔT ठीक बराबर हो जाएगा R के, आइडियल गैस इक्वेशन से ये R आ जाएगा। यानी इस रिलेशन की जगह P/dV/dt की जगह लिखा जा सकता है R। बस ये छोटी सी रिलेशन है। आप हालांकि जब
आपको अगर ये रिलेशन प्रूफ करने को आता है तो पहले आप ये लिखेंगे, फिर उसको टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे, फिर ये लॉजिक समझाएंगे, फिर ये लॉजिक समझाएंगे और लास्ट में ये वाला रिलेशन लिखेंगे। लेकिन और ऑलरेडी बुक में एक सिस्टम से दिया हुआ है, मेरा काम था सिर्फ इसको बताना कि ये कहाँ से आया, इसलिए मैंने थोड़े शॉर्ट में इधर उधर स्टेप करके कर दिया। लेकिन फर्स्ट स्टेप ये है, फिर ये, फिर बीच में ये, फिर ये और लास्ट में ये। तो Cp इज इक्वल टू आर प्लस Cv। अगर Cv को लेफ्ट में ले लेंगे तो आपको पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, ये रिलेशन आ जाएगा। जो रिलेशन क्या है, मेयर्स फार्मूला, जिसको हम यहाँ देख रहे हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन जिसको कि आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। आप इसको गामा के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं इस रिलेशन को, वो रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा मैं इसको हटा देता हूँ, प्रॉब्ली आपको समझ आया, बस इसकी एक्सप्लेनेशन आप किसी बुक से देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी यहाँ तो मैं फार्मूले से मतलब था तो मैंने बता दिया कहाँ से आया। ओवरऑल ये ध्यान रखिए और इसमें एक दो बातें और मैं बताता हूँ। सो आइए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। अभी मैंने आपको बताया कि Cp बाई Cv का जो रेशियो है सो कहते हैं गामा। तो कई बार ये गामा के फॉर्मेट में भी आपको याद रखना होता है। जैसे मान लिया आपको Cv की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से Cv कैन बी रिटन एज इक्वल टू ये गामा इधर आ जाएगा, यानी Cp माइनस गामा, Cp बाई गामा लिखा जा सकता है। अगर आपने इसको यहाँ प्लेस किया तो Cp माइनस Cp बाई गामा इज इक्वल टू आर। तो Cp अगर आप कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई गामा इज इक्वल टू आर, यानी कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन आया। Cp इज इक्वल टू आर बाई 1 माइनस 1 बाई गामा, या फिर आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करिए तो आ जाएगा गामा माइनस 1 और गामा ऊपर आ जाएगा। तो Cp का ये रिलेशन गामा आर बाई गामा माइनस 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस में से एक है जिसको आपको याद रखना ही रखना है। अगर इसी रिलेशन में आपको ये रिलेशन नंबर 1, आप फिर समझिए, ये तो आपको याद ही है 1, ये रिलेशन नंबर 2 जो हमें ध्यान रखना है। तीसरा इसके साथ एक और है, मान लिया आप Cp की जगह Cv के फॉर्मेट में यही चाहिए होता आपको, तो आप Cp की जगह ये गामा टाइम्स ऑफ Cv लिख लेते। फिर से देखिए, Cp इज इक्वल टू ये Cv राइट साइड आ जाता और गामा टाइम्स ऑफ Cv आ जाता। तो इसी रिलेशन में Cp की जगह आप लिख सकते गामा टाइम्स ऑफ Cv माइनस Cv इज इक्वल टू आर। Cv कॉमन ले लेते तो Cv कॉमन लेने से गामा माइनस 1 इंटू आर, यानी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है Cv विल बी इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। ये थर्ड बातचीत, इंपॉर्टेंट वाली बातचीत। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, Cp इज इक्वल टू गामा आर बाई गामा माइनस 1 और लास्ट में Cv इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। ये तीनों रिलेशंस हमेशा आपको ध्यान रखनी है और ये कहाँ से आया ये आपको स्टेप पता लग ही गया। तो मेयर्स फार्मूला और इससे जुड़ी हुई ये तीनों रिलेशंस में से कोई सा भी कहीं आ सकता है, इसीलिए आप ऑलवेज याद रखेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ मेयर्स फार्मूला और इनके रिलेशंस। बाकी टेक्निकलिटीज़ आपको पता ही हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हैं। सो इस डिस्कशन के बाद अब लास्ट डिस्कशन करना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं उसकी डिटेल डिस्कशन अगले चैप्टर में करूंगा। बस यहाँ एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रिकॉल करा देता हूँ, फिर उसकी बहुत डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए मैं एक बार प्रोसेस को रिकॉल तो करा ही दूँ यहाँ। सो अगर बात करें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की तो 4 इवन 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस की चर्चा होती है इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले आइसोथर्मल, आइसो का मतलब कांस्टेंट, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जैसे कि मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग। टेम्परेचर नहीं बढ़ता चाहे आप कितनी भी हीट देते रहो जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं। एडियाबेटिक, जहाँ हीट का एक्सचेंज ना हो, जैसे कि किसी सिलेंडर, टाइट सिलेंडर के अंदर आपने या वैक्यूम फ्लास्क के अंदर आपने पानी रख दिया, बहुत देर तक गर्म रहता है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। आइसोकोरिक, जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हो, वॉल्यूम ना चेंज होता हो, जैसे प्रेशर कुकर। ऐसे आइसोबारिक, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहता हो, जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर कोई चीज़ कंटिन्यूसली राइज कर रही है। पॉलीट्रॉपिक, एनी जनरल प्रोसेस, ये सब इसमें आ जाते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। ये 4 प्रोसेसेस हैं, डिटेल तो मैं नहीं, बस शॉर्ट डिस्कशन कर रहा हूँ। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन PV की पावर कांस्टेंट आपने हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में। एडियाबेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोकोरिक में आपको पता ही है वॉल्यूम कांस्टेंट।
आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और पॉलीट्रॉपिक में पीवी की पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये अल्फा क्या है, पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट है, इसके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 में। लेकिन ये इसकी बेसिक इक्वेशन है, इसके साथ ग्राफ है, इसकी बेसिक इक्वेशन है, प्रोसेसेस के एग्जाम्पल हैं, उसके बाद प्रोसेसेस का वर्क डन है, और अलग अलग कंपैरिजन है, पीवी टीवी इनके रिलेशंस हैं। बड़ी खूबसूरत चर्चा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, और डिटेल चर्चा है, तो जो कि हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल वीडियो लंबा जा रहा है। तो ये बेसिक आइडिया तो मैंने दे दिया, तो बाकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में देखा जाए तो आपने कुछ डिटेल चीज़ें समझी, जिसमें सबसे पहले आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और उसकी एप्लीकेशन के बारे में समझा, साथ में आपने दोनों प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट समझे, और स्पेसिफिक हीट की लिमिटेशंस भी समझी, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और मेयर्स फार्मूला समझा, और उसके कुछ खूबसूरत से रिलेशन समझे, और थोड़ी बहुत शॉर्ट नॉलेज ली थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की। तो होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। मिलते हैं थर्ड वीडियो में इसके डिटेल डिस्कशन के साथ। थैंक यू।